बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ये खबर, पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमांड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सौंपी। बड़ी तब्दीली, पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सौंपी। और अभी खबर यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों का हंगामी इजलास बुला लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाहौर वकला कॉन्फ्रेंस समेत दीगर अहम उमूर पर बात की। वज़ीर आज़म ऑफिस में शाम 4 बजे होने वाले इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से हुकूमती तर्जुमानों को गाइडलाइंस भी देंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने के लिए तैयारियां। इस्लामाबाद की तरफ मार्च कब होगा? PDM स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है। लॉन्ग मार्च की तारीख तय की जाएगी। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए कल PDM सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि मौलाना तन्हा नहीं है। अगर ऑपोजिशन की जमातें साथ नहीं देती तो मौलाना अकेले भी लड़ सकते हैं। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफा और धरना भी दिया जा सकता है। खुफिया मुलाकातों में कोई कबाहत नहीं। बहुत सी बातें सियासतदान और रियासत के लिए राज रखी जाती हैं। हाफिज हमदुल्ला ने समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से खुसूसी गुफ्तगू की। आपको दिखाते हैं। मौलाना तन्हा नहीं है, इसमें मौलाना के पुष्प पर करोड़ों लोग हैं। अगर फर्ज करे अपोजिशन की जमातें भी साथ नहीं देती, मौलाना अकेला भी लड़ सकता है। कहाँ का कानून है कि आप किसी से सिक्रेसी में बात नहीं कर सकते? कोई कबाहत है खुफिया मुलाकातों में? क्या एक इंसान की दूसरी इंसान के साथ कोई राज नहीं है? बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि उनको आश्कार किया जाता है। बहुत सी चीज़ों का तकाजा ये है कि रियासत के लिए भी और हुकूमत सियासी माहौल के लिए उनको राज में रखा जाता है। शेख रशीद जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, किस पार्टी में वो नहीं रहे हैं? हम कपड़े तब्दील नहीं करते हैं जितना उन्होंने पार्टियां तब्दील की हैं। हमें ये फैसला करना है कि सियासी लोटों पर, मौसमी परिंदों पर हमारे सियासी पार्टियों के दरवाजे बंद होने चाहिए। जो भी सियासी लोटा जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं, सारी पार्टियां मुत्तहद हो के उसके खिलाफ लड़े एक कैंडिडेट के जरिए। एक हतमी फैसले पे अभी तक हम नहीं पहुंचे। धरने का ऑप्शन है, मौजूद है, बल्कि मैं आपको ये कहूं कि इस्तीफों का ऑप्शन भी आज मौजूद है, लेकिन सिर्फ बात टाइमिंग की है, वक्त का टाइमिंग। किस पत्ते को, किस ताश को कब फेंकना है, ये PDM की खिलाड़ियों पर छोड़ दें। किसी सियासतदान या मुल्ला ने पाकिस्तान को नहीं बदलना। पाकिस्तान की तब्दीली में यूनिवर्सिटीज़ और तलबा का किरदार अहम होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रावलपिंडी में तलबा से खिताब। फवाद चौधरी ने तलबा को शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। पॉलिटिशियन ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और मुल्ला ने आके पाकिस्तान को नहीं बदल लेना, किसी और आके बाहर से ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान को नहीं बदल लेना। अगर पाकिस्तान को तब्दील करना है तो वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और तालिब इल्मों ने करना। मेरा यकीन तो खैर हमेशा से ये है कि अगर मुल्क को कोई बदलेगा, पाकिस्तान को कोई तब्दील करेगा, तो वो स्टूडेंट्स करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। इकबाल का शेर है ना कि जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, फर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो साकिब निसार ने टेप को जाली करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने तरदीद की, कहा चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है, किसी से इस तरह की कोई बात नहीं की, ना किसी ने हिदायत दी हैं। एजेंडे के तहत ऐसी बातें सामने लाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चौधरी मोहम्मद अकरम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का झूठा बयान हलफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम कर रहा है। इस्तदा की गई कि साबिक चीफ जज को दी गई मराद वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराई जाएं और वजारत दाखिला को राना शमीम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए।
जज ने इस्तफसार किया कि क्या ये मामला चीफ जस्टिस की अदालत में ज़ेर इल्तवा तो नहीं। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि ये मामला चीफ जस्टिस के पास पहले से ज़ेर इल्तवा है, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि फिर मुनासिब यही है कि ये फाइल भी चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की अपोजिशन पर तनकीद, कहा इदारों की तस्हीक के लिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल किया गया। कहा गया नैब इंतकाम का इदारा बन चुका है और एहतसाब नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के आप मास्टर हैं जो आपने छांगा मांगा से शुरू किया। जब अदालतें सबूत मांगे तब आप कहते हैं कि यहाँ फैसले नहीं हो रहे। अदालत में जाकर आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। जहांगीर के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस की गई, मरहुमा का नाम कम लिया गया और अपने अपने एजेंडास की बात ज़्यादा की गई। काबिल मुज़म्मत बात यह है, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई, उसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को बात करने का मौका भी दिया गया जो कानून से भागा हुआ है। उस तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल भी किया गया। आप कहते हैं नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दफ्तर और फैक्ट्री है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री जो छांगा मांगा में जिसकी रीत आपने रखी, उसकी बास गश्त आज भी तारीख के औरात में मौजूद है। अदालतें जब आपको वक्त देती हैं कि आप अपने सवालों का जवाब दें, तो आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस मुल्क में केसों का फैसला नहीं होता। अदालत में आप जाके कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है। आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, कानून के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। PTI बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुकी। वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का बड़ा दावा, कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2022 तक मुतवक्के हैं। आइंदा जो सेशन है ये मेरा ख्याल है शायद इसी वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक के शुरू में ये असेंबली के अंदर से ये एक्ट नया पास हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ मुशावरत के साथ आइंदा अप्रैल के अंदर मेरा ख्याल है बल्दियाती इंतखाबात। और पाक अमरीका ताल्लुकात सिफारती महाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। अमरीकी ऐवान सेनेट में पेश करदा 4 बिल्स और कमीशन रिपोर्ट्स में शामिल पाकिस्तान मुखालिफ तहफ़्फ़ुज़ात निकाल दिए गए। अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयरमैन ताहिर जावेद का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार के मामले पर पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। कांग्रेस के ऐवानों में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी रोक दी गई। इस्लामाबाद पहुंचने वाले अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर ताहिर जावेद ने बड़ी खबर सुना दी। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को शायद इसको स्केप गोट बनाया जाए अफगानिस्तान के मामले के अंदर, लेकिन और 3-4 बिल्स और कमीशन रिपोर्ट्स चल रही थी। सेनेट के अंदर जो बिल थे वो चारों के अंदर पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता आखिरी दिनों में नाम को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। ताहिर जावेद ने यह भी बता दिया कि पाक अमरीका राब्तों में कोई डेडलॉक नहीं, ना ही जनूबी एशिया में पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा सकता है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ इस तरह का नहीं है कि वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे। मैं समझता हूँ कि हर लेवल के ऊपर एक कम्युनिकेशन चल रही है। 2 कांग्रेसमैन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। इन दोनों ने इंडिया भी जाना है। डेमोक्रेट रहनुमा ने आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की तवक्को भी जाहिर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एहसान मानी के 3 साला शहाना अखराजात की तफसीलात सामने आ गई। 3 साल के दौरान उन्होंने तनख्वाह तो नहीं ली, लेकिन TADA की मद में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, तो क्या आदाद शुमार बता रहे हैं साबिक PCB चेयरमैन के? जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के 3 साला जो दौर था उनके अखराजात की शहाना जो अखराजात हैं उनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और साबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी ने 3 साल में 3,61,63,835 रुपए खर्च किए। एहसान मानी सबसे ज्यादा रकम रिहाइश की मद में वसूल की, जबकि एहसान मानी ने रिहाइश के लिए 1,23,53,000 रुपए से जायद खर्च किए और एहसान मानी की गैर मुल्की दौरों पर 1,05,75,000 का खर्च आया। और ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया कादिर। अवाम को बिजली का मेगा झटका, तफसील थोड़ी देर में। अब आपको ये बताएं कि IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया। 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगली किस्त जल्द जारी होगी।
हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। IMF का मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने का मशवरा। सरकारी इदारों में शफाफियत, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन रोकने पर जोर दिया गया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान को अगली किस्त 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर दी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को माली और इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। किस्त की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को फराहम करदा रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान को दीगर मुमालिक और आलमी इदारों से फंडने के हसूल में मदद मिलेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। कोरोना वबा के खिलाफ पॉलिसी इकदाम से मजबूत मुआशी बहाली हुई। FBR के टैक्स में हासिल मजबूत रहे। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा, जबकि रुपए की कदर पर दबाव रहा। IMF ने महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। आलमी मालियाती इदारे ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने, गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने और मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर जोर दिया। ये भी कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पर अमल किया जाए। माहिर मुआशियात सलमान शाह ने IMF से मुआहदे को मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत को मुआशी इस्लाहात लानी चाहिए ताकि कारोबार करने और सरमायाकारी लाने समेत दीगर मामलात में बेहतरी लाई जा सके। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, क्योंकि इसके साथ गैर यकीनी ख़त्म होगी और जो भी इस वक्त इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है और एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और ग्रोथ की तरफ भी हम जा सकेंगे। तो ये आई थिंक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका इकोनॉमी पे, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट पे, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बाकी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में, इन्वेस्टमेंट लाने में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो अब आप IMF प्रोग्राम के साथ आप एक मेजर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म प्रोग्राम हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। IMF डील की अच्छी खबर भी स्टॉक मार्केट के काम ना आ सकी। शरह सूद ऊपर गई तो स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। सरमायाकारों को आइंदा माह फिर शरह सूद बढ़ने का खौफ सताने लगा। इससे मुताल्लिक मजीद बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। रिजवान बताइए। जी बिल्कुल, जैसे तवक्का की जा रही थी कि शरह सूद ऊपर होगी तो मार्केट तो नीचे होगी, और वही हुआ। सुबह स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हमने देखा कि इसने मज़ाहमत करी गिरते हुए, एकदम से नहीं गिरी स्टॉक मार्केट। उसकी वजह यह थी कि IMF डील जो फाइनल हो गई है उसकी खबर आ गई थी, मार्केट को उसका इंतजार था, बेयकीनी ख़त्म हो गई। सरमायाकारों ने उसको वेलकम भी किया, लेकिन हमने देखा कि थोड़ी सी मार्केट प्लस हुई, उसके बाद से मार्केट फिर जो है वो मंदी का शिकार हो गई। हमारे साथ जो है मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफर मोती। हम उनसे जानते हैं क्या होने जा रहा है स्टॉक मार्केट में, सरमायाकार क्या सोच रहे हैं। देखिए रिजवान, सरमायाकार जो है वो आपके सामने है कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो रहे हैं। उसकी मेन वजह आप देख लें कि वॉल्यूम्स नहीं हो रहे, रुपी टर्म में वैल्यूज़ नहीं बढ़ रही। तो वो जो हट रहे हैं वो आगे की प्रिडिक्शन जो 14 दिसंबर को आने की मॉनेटरी पॉलिसी है वो उनको लग रहा है सरमायादार को कि भाई ये डबल डिजिट में जा रही है। और अगर आपको याद हो पहले जब डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट होते थे तो ताले लग गए थे फैक्ट्रियों पर। अब भी सरमायादारों को यही है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी डबल डिजिट में आएगी तो फिक्स्ड इनकम पर लोग ज़्यादा चले जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, बिजनेसेस नहीं करेंगे। ये सब ओवरऑल हमारी मार्केट के ऊपर अफेक्ट नजर आ रहा है। ये जो कहा जा रहा था कि मार्केट जो है वो 50,000 को क्रॉस कर जाएगी दिसंबर तक, अब सरमायाकारों का ख्याल है कि ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। जी रिजवान अपडेट कर रहे थे। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का मेगा झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली के निर्ख ₹5.25 फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। फैसला 30 नवंबर को होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान।
करे कोई भरे कोई। बिजली की महंगी तरीन पैदावार आवाम के लिए नया फंदा बनने लगी। अक्टूबर में डीजल और फर्नेस ऑयल से पैदावारी लागत 9 रुपए 92 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूलियों की ठान ली। सारिफीन से माहाना बिल में 50 अरब रुपए से जायद इजाफी बटोरने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त में बताया गया है कि अक्टूबर से पहले बिजली की पैदावारी लागत 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट थी, लेकिन फिर गैस की किल्लत के बायस महंगे मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करना पड़ी। फर्नेस ऑयल से 21 रुपए 22 पैसे फी यूनिट के हिसाब से 1 अरब 22 करोड़ यूनिट, जबकि डीजल से 25 रुपए 22 पैसे फी यूनिट की पैदावारी लागत से 5 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 30 नवम्बर को समाअत करेगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में कराची वालों को 51 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। अब ये खबर कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने 5 नवंबर को डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं की गई। 25 नवंबर से मुल्क गिर हड़ताल शुरू होगी। मुतालबे की मंजूरी तक कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। हड़ताल के दौरान एम्बुलेंसेस को सप्लाई यकीनी बनाएंगे। महंगाई का हदफ स्टेट बैंक नहीं हुकूमत मुकर्रर करती है। स्टेट बैंक ने वजाहत कर दी, साल 2022 में औसत महंगाई 9.7% तक रहने की पेशगोई की है। हुकूमत ने महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया है। अब आपको ये बताएं कि सिंध की मातहत अदालतों में खिलाफे कानून तैनातियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को 2 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए समाअत का अहवाल। देखें, जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज की इसकी समाअत की, जिसमें अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि बज़ाहिर जो अदालती अमला है उसकी भर्तियाँ कानून के खिलाफ नहीं हुई, कानून के खिलाफ हुई। और साथ ही साथ अदालत ने तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए कि कराची वेस्ट में जैसे 9 स्टेनोग्राफर भर्ती हुए, उनमें से 8 दूसरे अजला के थे। इसी तरीके से ये भी जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने कहा कि रजिस्ट्रार जो उस वक्त के थे उन्होंने तस्लीम किया कि 2 बेटों समेत 12 अफराद को उन्होंने अदालती अमले में भर्ती करवाया। इसलिए अदालत ने इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए कि किस हद तक उम्र की रियायत दी गई और क्यों दी गई और किस वजह से दी गई, किसकी सिफारिश पर तैनातियां हुई, रजिस्ट्रार सिर्फ 2 दिसंबर को तलब कर लिया। उनसे कहा गया कि 2017 के बाद से लेकर अब तक जितनी भी। जी जुल्करनैन, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। सिंध में निजी और सरकारी अस्पतालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। मुजवज़ा कानून में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ जुर्माने और गिरफ्तारी की सज़ा तजवीज़ की गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, मज़ीद बताइएगा। इसके साथ साथ तिबी मराकज़ में जो इलाज का अमला है वो लवाहिकीन को मरीज की तबीयत के हवाले से बताने का पाबंद होगा। इस नए कानून के तहत मरीज के अहला खाना को मुकम्मल तौर पर यह आगाही फराहम की जाएगी कि जो मरीज है उसका ट्रीटमेंट किस अंदाज में किया जा रहा है, उसका क्या उसे दवाई लगाई जा रही है, इस वक्त उसकी कंडीशन क्या है। निजी अस्पताल में ये शिकायत आम होती है कि मरीज दाखिल करने के बाद अस्पताल का अमला लवाहिकीन से सही अंदाज में बात नहीं करता, उसके उन्हें मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम करनी होगी। इसके अलावा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तमाम मरीजों का इलाज जो है वो फौरी किया जाएगा। अस्पताल के अमले को ब्लैकमेल करने या उन्हें तंग करने या उकसाने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ ये तजावीज़ सामने आई हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। और खातून वकील लैला परवीन का साबिक शौहर के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाना जुर्म बन गया। साबिक शौहर के साथियों ने मलिक कोर्ट में पेशी के दौरान लैला परवीन के भाई पर तशद्दुद किया। बात कर लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, पेशी के दौरान ये सब कुछ हुआ, इस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल ये वाकया आज मलिक कोर्ट के अंदर पेश आया है, जब पीटीआई और एक शाहनवाज से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। खातून वकील लैला परवीन का साबिक शौहर के खिलाफ चेक बाउंस करवाना
इस पर मुकदमा दर्ज करवाना उनका जुर्म बन गया। साबिक शौहर के साथियों ने मलीर कोर्ट पेशी के दौरान लैला परवीन के भाई पर तशद्दुद किया। कराची से खबर, जहां की सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में तक़रीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीशी टीम ने जाए वक़ुआ से सैंपल्स जमा करके कराची यूनिवर्सिटी की लैब को भिजवा दिए। रिपोर्ट आने पर मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पहली मंजिल पर 400 दुकानें मुकम्मल जल गईं, दूसरी मंजिल पर 180 दुकानें 70 से 80% मुतासिर हुई हैं। और सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुल्जिमान और लवाहिकीन का सुलहनामा अदालत में पेश कर दिया गया। कराची की मकामी अदालत में सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री केस की समाअत हुई, जिसमें गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक अली हसन समेत 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुल्जिमान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। फैक्ट्री मालिक के वकील ने अदालत को बताया कि लवाहिकीन को 42 लाख रुपए दियत की रकम दी जाएगी। लवाहिकीन को पहला 10 लाख रुपए का चेक अदा कर दिया गया, बकिया रकम एक साथ में अदा की जाएगी। खेल से जुड़ी खबर, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 में भी कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, मेजबान टीम को बड़े हदफ से रोक दिया। बांग्लादेशी टीम 7 विकेटों पर सिर्फ 124 रन बना पाई। 125 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। ढाका में महमूदुल्लाह ने मुसलसल तीसरे मैच का टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। पहला मैच खेलने वाले शाहनवाज डहानी ने अपने पहले ही ओवर में नजमुल हसन को बोल्ड करके पहली इंटरनेशनल विकेट हासिल की। बांग्लादेशी ओपनर नईम शेख 47 रन बनाकर नुमाया रहे। शमीम हुसैन ने 22, अफीफ हुसैन ने 20 और कप्तान महमूदुल्लाह ने 13 रन बनाए। उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ और शाहनवाज डहानी ने 1-1 शिकार किया। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार, 24 घंटों में लाहौर में 2 मरीजों की जान गई। लाहौर में 874 मरीज जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 7 और रावलपिंडी में 26 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस में बदतदरीज कमी, सूबे में 51 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जहलम के निजी स्कूल में दीवार गिरने से 2 बच्चों की हलाकत का वाकया। एडिशनल सेशन जज ने निजी स्कूल प्रिंसिपल की जमानत खारिज कर दी। ताहम प्रिंसिपल फैसला सुनने से पहले ही अदालत से फरार हो गया। 22 अक्टूबर को निजी स्कूल में दौरान प्रोग्राम दीवार गिर गई थी। हादसे में 2 तलबा जाम बहक और 25 जख्मी हुए थे। महकमा तालीम ने स्कूल की एडमिन और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रिंसिपल ने अबूरी जमानत करवा रखी थी, जिसे आज एडिशनल सेशन जज ने खारिज कर दिया। सेंट्रल जेल गुजरावाला में 8 साल सजा काटने वाला मुलजिम जब रिहा हुआ तो दौरान कैद डबल MA और LLBA कर चुका था। राय अयाज के खिलाफ कत्ल का इल्जाम साबित न हो सका। हाई कोर्ट ने 8 साल बाद रिहा किया। अरशद अली ने उनका इंटरव्यू किया है, आइए देखते हैं। 18 साल 3 माह मेरी उम्र थी जब मेरे पे फेक मर्डर केस की FIR हुई। उस केस में मैं जेल गया, ठीक है। उस केस में मुझे कैपिटल पनिशमेंट भी हुई। उस केस से एक्विटल के दौरान एक्विटल होने तक मैं जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जर्नलिज्म, उर्दू, कुरान पाक की तर्जमा तफसीर, इस तरह की स्टडी मैंने जेल में रह के की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लॉ की बुक्स पढ़ी और करंट अफेयर्स के साथ जो है मैं अपडेट रहा। ये सारा टेन्योर ऑलमोस्ट जो लिटिगेशन का था मेरा वो 8 साल का था, ठीक है, जिसमें से 4 साल तो मैं क्या सजाए मौत की कोठरी में रहा। मुझे तो जो भी कैदी मिला उसने मुझे अप्रिशिएट ही किया। मेरे अंदर एक वकील है शायद जिसको मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया। उन्होंने कहा कि इस केस में डाउट है, जबकि मैंने अपनी एलिबाई प्रूफ की थी कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैं यही पैगाम दूंगा कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए और रिफॉर्म्स लानी चाहिए प्रिजन डिपार्टमेंट में भी, और उसके साथ साथ इनको अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए इकदाम करने चाहिए। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।